दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब हम वेल्थ के लिए निवेश करते हैं तो सबसे बड़ा इंडिकेटर दोस्तों क्या हो सकता है जो एश्योर करे कि यस वेल्थ क्रिएट होने वाली है? आरएसआई है, मूविंग एवरेज है, एमएससीडी है? अरे नहीं नहीं, वो हेड एंड शोल्डर बना था, वो है क्या? दोस्तों सबसे बड़ा इंडिकेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर। दोस्तों बाकी के जो इंडिकेटर है वो इसी के आफ्टर इफेक्ट है। आपके देश की अर्थव्यवस्था, आपके देश की इकोनॉमी बढ़िया रहती है, स्ट्रांग रहती है, कंपनीज को, सेक्टर्स को ग्रोथ मिलता है, दोस्तों आप लोगों की कमाई अच्छी होती है। तो सबसे तगड़ा इंडिकेटर जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो इंडिकेटर आज हम सब लोग मिलके सीखने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं कि यस यहां से बाजार अच्छा चलेगा, या वो नेगेटिव ट्रिगर भी कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर बुरे हैं तो बाजार यहां से बुरा रह सकता है। राइट? तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर समझेंगे, उनका महत्व जानेंगे, किधर से देखने का ये देखेंगे, कब कब अपडेट आता है ये देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए। तो रेडी हो दोस्तों? चलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बेसिक चीजें समझना क्रूशियल होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स दोस्तों बाजार को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। दोस्तों ऐसे कई इकोनॉमिक इंडिकेटर हो सकते हैं। यहां पे हम कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे जिसपे इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ट्रेड बैलेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, इंडस्ट्री और सेक्टर का परफॉर्मेंस, मार्केट सेंटीमेंट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ और। दोस्तों ये सारे इंडिकेटर्स हम देखेंगे, इनका महत्व समझेंगे, किधर से देखना है ये जानेंगे, राइट? और कब कब अपडेट होता है ये जानेंगे, बराबर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। दोस्तों कुछ इकोनॉमिक सप्लाई साइड होते हैं, कुछ इकोनॉमिक डिमांड साइड होते हैं। दोस्तों जीडीपी को हम डिमांड साइड का एक इंडिकेटर कहेंगे जो आपको रिफ्लेक्ट करता है, बताता है दोस्तों कि यस हमारे देश में डिमांड जबरदस्त है, देश की इकोनॉमी वाइब्रेंट है। वो कैसे पता चल सकता है? जीडीपी देख के दोस्तों। सो जीडीपी रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज बॉर्डर। दोस्तों कंट्री के बॉर्डर में जितनी भी वैल्यू का गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया वो जीडीपी में दोस्तों इंक्लूड होता है। यस दोस्तों, ये एक की इंडिकेटर है इकोनॉमिक हेल्थ के लिए और ग्रोथ समझने के लिए कि भी हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों अगर जीडीपी का ग्रोथ एकदम स्ट्रांग होता है तो ये स्टॉक मार्केट में सीधा रिफ्लेक्ट करता है, राइट? स्टॉक मार्केट आपका एकदम वाइब्रेंट रहता है। दोस्तों अगर जीडीपी का ग्रोथ म्यूटेड होता है तो उसकी इफेक्ट भी शेयर बाजार पे आती है। तो स्टॉक मार्केट पे दोस्तों जीडीपी बड़ा इफेक्ट करता है। अभी आपने देखा होगा दुनिया भर के बाजारों में दोस्तों मंदी चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड की जीडीपी जो पहले बढ़िया ग्रोथ करती थी वो अभी आने वाले 5 सालों में दोस्तों 3% के आसपास ग्रो करेगी। तो ये म्यूटेड ग्रोथ बताता है। यूएस, यूरोप, यूके, जापान, जर्मनी जैसी वहां का ग्रोथ दोस्तों अच्छा नहीं है, तो वहां के बाजार भी अच्छे नहीं है। दोस्तों उसके विपरीत जैसे भारत, इंडोनेशिया, कुछ इकोनॉमीज ऐसी है जो अच्छा ग्रोथ कर रही है, वहां के दोस्तों बाजार अच्छे हैं, राइट? तो जीडीपी एक ट्रिगर है दोस्तों जानने के लिए कि बाजार बढ़ेगा कि नहीं, राइट? पर दोस्तों ये जीडीपी देखने का किधर से दोस्तों, क्या रिसोर्स में किधर से देखिए दोस्तों? वर्ल्ड जीडीपी डेटा अगर आपको देखने हैं तो आईएमएफ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग दोस्तों रेगुलर बेस पे आपको डेटा बताते हैं और फ्यूचर एस्टिमेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा, यूनाइटेड नेशंस और ऐसी कई इकोनॉमिक रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस होती है वो भी दोस्तों पब्लिश करते हैं। इंडिया के जीडीपी डेटा दोस्तों सीएसओ ऑफिस से आते हैं दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। दोस्तों क्वार्टरली बेस पे हमें सीएसओ से डेटा मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे अभी एमपीसी की मीटिंग थी तब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए आने वाले समय के जीडीपी के एस्टिमेट्स। इकोनॉमिक रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशंस होती है
फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स होते हैं दोस्तों, उधर से भी जीडीपी का पता चल सकता है। तो ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज है, पर एकदम प्रॉपर डेटा दोस्तों आपको जानना है। तो जीडीपी के डेटा दोस्तों हर क्वार्टर में अपडेट होते हैं। जैसे आज मेरा ये रिकॉर्डिंग अगस्त महीने में चल रहा है, 31 अगस्त को दोस्तों जीडीपी के डेटा आएंगे, जो 60 डेज का लैग होगा। 60 डेज का लैग मतलब देखो 31 अगस्त, तो अगस्त और जुलाई का डेटा उसमें नहीं होगा। अप्रैल मई जून यानी क्वार्टर वन के जीडीपी डेटा दोस्तों अभी आएंगे। तो जीडीपी डेटा पे ध्यान रखने पे आपको पता चल सकता है दोस्तों कि देश का ग्रोथ कैसा हो रहा है। ग्रोथ अच्छा होगा, आपका बाजार उसको पूरा रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। जीडीपी अच्छा मतलब अलग अलग सेक्टर्स अच्छे, कुछ सेक्टर उसमें बहुत अच्छे परफॉर्म करते होंगे, तो आप वो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ध्यान रखिए एवरी क्वार्टर पे डेटा आता है और 60 डेज लैग होता है ये, राइट। किधर मिलेगा दोस्तों? तो मिनिस्ट्री की साइट पे दोस्तों mofpi.government.in पे आपको ये डेटा 31 को देखना, आप पब्लिश हो जाएंगे, राइट। सो यस दोस्तों, जीडीपी डेटा डिमांड बताते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आईआईपी डेटा आते हैं। आईआईपी डेटा यानी द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये डेटा में दोस्तों कुछ इंडस्ट्रीज ग्रुप्स के भी डेटा आपको मिलते हैं। आईआईपी डेटा, वैसे जीडीपी डेटा जब पब्लिश होते हैं तो उसमें आईआईपी डेटा इंक्लूड हो गया, क्योंकि जीडीपी ब्रॉड बेस होता है, सर्विस सेक्टर भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। आईआईपी दोस्तों प्रॉपर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोस्तों रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अब आईआईपी डेटा जो है ये दोस्तों कब आते हैं? हर 12 तारीख को आईआईपी डेटा आते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि यस इंडस्ट्री कैसा कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। तो हर 12 तारीख को ये डेटा हमें अपडेट देते हैं दोस्तों। ये डेटा 42 डेज के लैग पे आते हैं, यानी 12 तारीख को, अभी 12 अगस्त को जो डेटा आए होंगे वो कौन से होंगे? जून के। जुलाई महीने का आईआईपी डेटा का डेट कब मिलेगा? सितंबर 12 को आपको मिलेंगे। अगेन दोस्तों ये भी मिनिस्ट्री की साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। आईआईपी डेटा के अलावा दोस्तों इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज भी दोस्तों आपको रिफ्लेक्ट करता है डिमांड। ये दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्री वो है जो रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों आईआईपी में बड़े वेटेज के साथ, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और फर्टिलाइजर, इतने 8 कोर इंडस्ट्रीज के आपको प्रोडक्शन के डेटा मिलते हैं। ये भी दोस्तों सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लो सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ के आया, स्टील का बढ़ के आया, आपको ट्रिगर होना चाहिए यस इनके धंधे भी अच्छे आने वाले हैं, आप निवेश वहां पे कर सकते हो, राइट। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा भी अच्छे काम के होते हैं। ये हर महीने की 31 तारीख को पब्लिश होते, 30 दिन के लैग के साथ। तो अभी 31 अगस्त को जो डेटा आएंगे वो अगस्त के नहीं होंगे, वो जुलाई के होंगे, राइट। ये भी दोस्तों आपको मिनिस्ट्री की साइट पे MOFPI पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी कलेक्शन भी एक इकोनॉमी की हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन देश के पास आएगा, उतना देश कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दोस्तों एक्सपेंड कर पाएगा, राइट। जीएसटी एक तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जितना ज्यादा जीएसटी यानी लोग बहुत सी चीजें खरीद रहे हैं या आपके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, तो जीएसटी का सीधा रिफ्लेक्शन बिजनेस से होता है। जीएसटी बढ़ के आ रहा है मतलब बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, राइट। So the goods and service tax is a tax on goods and services sold domestically for consumption. The tax is included in the final price paid by consumer at point of sale and passed to the government by the seller. बराबर। आप जो 100 रुपया मान लो पे करते हो, तो 100 में से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपया जीएसटी का है तो वो 10 रुपया जो बिजनेस ओनर है वो सरकार को दोस्तों पे करते हैं, राइट। The GST is usually taxed as a single rate across the nation. दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, पहले मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे, तो ये बहुत बड़ी जफा थी। जीएसटी के आने के बाद पूरा वेल ऑर्गेनाइज दोस्तों हो गया, राइट। जीएसटी के डेटा कब मिलते हैं? हर महीने की पहली तारीख को रेडी रहो। तो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर की पहली को दोस्तों आपको अगस्त के जीएसटी डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। किधर मिलेंगे? जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट, राइट। तो जीएसटी डेटा मान लो बढ़ के आए, 10% बढ़ के आए,
तो सीधा आपको पता चलना चाहिए कि यार धंधे जोरदार बढ़ रहे हैं। उस समय आप नेगेटिव रहोगे, नहीं धंधे ही नहीं है, धंधे ही नहीं है, तो काम थोड़ी बनेगा। ये भी दोस्तों आपके इकोनॉमी को पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करता है और शेयर बाजार को ये रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। जो सेक्टर से जीएसटी अच्छे आ रहे हैं वहां पे भी पॉजिटिव रह सकते हैं, राइट। अब प्रोडक्शन डेटा दोस्तों, एग्रीकल्चर के भी होते प्रोडक्शन के डेटा, रिफाइनरी के भी होते, कोल के भी प्रोडक्शन के डेटा होते हैं। कोल के प्रोडक्शन के डेटा रिफ्लेक्ट करेंगे एनर्जी, राइट, कि भी बिजली, क्योंकि कोल ज्यादातर वहां पे यूज होता है, कि भी बिजली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि क्या है। अब वैसे दोस्तों एग्रीकल्चर के डेटा देखो बड़े काम के होते हैं दोस्तों। आप ये कह सकते हो कि आज के जमाने में सर्विस इंडस्ट्री बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो एग्री को कौन पूछता है। लेकिन एग्री का आउटपुट कम आने पे सीधी इफेक्ट होती है दोस्तों आपकी महंगाई पे। जितना ये सप्लाई साइड इंडिकेटर हुआ, अगर एग्री आउटपुट कम, तो समझ लो लोगों को तो उतना खाना ही है। कम आउटपुट मतलब ज्यादा डिमांड, भाव बढ़ेंगे। मान लो कॉटन का प्रोडक्शन कम हुआ, तो टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं जिनका कॉटन रॉ मटेरियल है दोस्तों, उनको महंगे दाम पे कॉटन खरीदना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, राइट। तो एग्री आउटपुट दोस्तों एक इंडिकेटर है जो आपको बता सकता है कि उसके रिलेटेड जो सेक्टर है वो कैसे रहेंगे, राइट। इनके अलावा एग्री प्रोडक्शन के डेटा एन्युअली पब्लिश होते, साथ में जब भी जीडीपी के डेटा आते हैं तब भी वो एग्री आउटपुट देते, जब भी आरबीआई की मीट होती है वो लोग एग्री आउटपुट देते हैं, राइट। तो ये E&S.DSC नेट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों डेटा, राइट। ये सप्लाई साइड थे। इन्फ्लेशन दोस्तों एक भारे भरकम चीज है। क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज अ रेट at which the general level of prices for good and service rises, leading to decrease in purchasing power। ऐसा कैसे हो सकता है? अब दोस्तों आपके पास जो पैसे हैं वो उतने ही हैं, आप उतने पैसे खर्च करने वाले हो, हर महीने का आपका एक फिक्स बजट है। मान लो ये पैसे से जो खरीदने वाले हो, वो खरीदने वाली चीजों का दाम बढ़ गया, तो दोस्तों आप कम खरीद पाओगे। अगर आपको उतना ही चाहिए, मान लो आपने फिक्स किया मेरे को इतना दूध चाहिए हर महीना, इतनी सब्जी चाहिए, तो आप वो तो उतना ही लोगे पर पैसा ज्यादा लगेगा। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी जेबों को हल्का कर देती है दोस्तों। आपकी जेब हल्की मतलब कंजप्शन कम होता है दोस्तों, इससे डिमांड पे इफेक्ट आती है, कंपनियों की डिमांड कम हो जाती है, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़े ये पॉजिटिव नहीं। दूसरा दोस्तों, इससे आपका खर्चा बढ़ गया। अब ये तो आप कह रहे हो आपका खर्चा, दोस्तों कंपनियों के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। कंपनियों के खर्चे बढ़ने पे कंपनियों के मार्जिन धराशायी होते हैं। हमने पिछले 2 साल इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा, देखो कैसे प्रॉफिट टूटे। पिछले साल प्रॉफिट बहुत बुरे थे आपकी कंपनियों के, राइट। तो इन्फ्लेशन पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, राइट। बढ़ता इन्फ्लेशन नेगेटिव इंडिकेटर है, घटता इन्फ्लेशन पॉजिटिव इंडिकेटर है। 4% एकदम बराबर इन्फ्लेशन है, 4 से ऊपर है अच्छी बात नहीं, राइट। तो इन्फ्लेशन की डायरेक्ट इफेक्ट आपके बाजार पे पड़ती है दोस्तों। 2 साल करेक्शन में इसलिए था क्योंकि इन्फ्लेशन महंगा था, इन्फ्लेशन नीचे आया बाजार उठेगी। अब पिछले महीने आपने देखा इन्फ्लेशन वापस बढ़ के आया, वापस 20 से आपका बाजार नीचे आ रहा है, क्यों? इन्फ्लेशन इफेक्ट, राइट। तो इन्फ्लेशन पे दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। इन्फ्लेशन एडवांस इंडिकेटर है प्रॉफिट बढ़ने वाले कि घटने वाले, राइट। इन्फ्लेशन के अपडेट आपको कब मिलते हैं दोस्तों? हर महीने की 12 तारीख। अब ये लैग नहीं होते दोस्तों, 12 तारीख को आपको पिछले महीने के इन्फ्लेशन के डेटा मिलते हैं, 12 दिन का लैग रहता है खाली, राइट। अभी 12 अगस्त को जो इन्फ्लेशन के डेटा आए होंगे वो कब के होंगे? जुलाई के होंगे। अगले महीने जो आएंगे वो अगस्त के आएंगे। तो लेटेस्ट इन्फ्लेशन के डेटा आपको मिनिस्ट्री की साइट MOSPI पे दोस्तों अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इंटरेस्ट रेट। ये दोस्तों बड़े काम की चीज है। सेंट्रल बैंक सेट इंटरेस्ट रेट्स। कौन सेट करता है इंटरेस्ट रेट दोस्तों? हर एक देश की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को सेट करती है, which influence borrowing cost for individual, cost for businesses and government। दोस्तों इंटरेस्ट रेट एक बार जो आपकी सेंट्रल बैंक सेट करती है उसी के मुताबिक फिर दोस्तों आपको भी लोन पे इफेक्ट पड़ती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंडिविजुअल को भी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, बिजनेस भी ज्यादा ब्याज चुकाते हैं, गवर्नमेंट भी ज्यादा ब्याज चुकाती है। तो तीनों को नुकसान। दोस्तों इंडिविजुअल को क्या होगा? अब
पहले अगर कोई चीज में इतने इनकम इंटरेस्ट रेट पे खरीद पाता था, मान लो घर, मान फॉर एग्जाम्पल घर में 6-7% इंटरेस्ट रेट पे खरीदता था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के मान लो 8-9% हो गया, तो मेरी जेब तो हल्की हो गई ना, मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है उतनी ही चीज खरीदने में, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये डिमांड को कम करती है दोस्तों, राइट। तो कंपनीज का माल कम बिकता है, डिमांड घटाता है, और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, बिजनेस इसके लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। कंपनीज कम एक्सपांड कर पाती है क्योंकि वो भी कम लोन ले पाएगी, इंटरेस्ट उनको इतना चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट हाई हुए तो ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, तो एक्सपांशन प्लान थोड़े कम हो जाते हैं, कंपनियों के खर्चे बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट रेट पे। अब जो भी कंपनी है डेब्ट बर्डन वाली है दोस्तों, ज्यादातर इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियां डेब्ट बर्डन होती है, अब उनको उतने ही लोन पे ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा, तो दोस्तों आपके मार्जिन कम हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव है, शेयर बाजार पे ये विपरीत असर करता है दोस्तों, राइट। लोअर इंटरेस्ट रेट कैन एनकरेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, दोस्तों कम इंटरेस्ट रेट होगा कि एनकरेज करता है ज्यादा बोरोइंग और स्पेंडिंग को, क्योंकि आपको पता है, मुझे पहले जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, मैं जब 10,000 रुपया चुकाता था, मैं इतनी प्रोडक्ट ले पाता था, आज जब मैं 10,000 चुकाता हूं, मैं ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट ले पाऊंगा क्योंकि ब्याज कम जा रहा है, राइट। तो ये बोरोइंग को भी एंकरेज करता है, स्पेंडिंग को भी एंकरेज करता है, बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पोटेंशियली ड्राइविंग स्टॉक प्राइस हायर, दोस्तों डिमांड धमाकेदार बढ़ती है, कंपनियों के प्रॉफिट एकदम मस्त बढ़ने लगते हैं, कब? जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो दोस्तों ये साइकिल्स इन्वेस्टर को देखना चाहिए, अभी हाई साइकिल चल रही है, मतलब अभी साइकिल क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो बाजार घट रहा था, पिछले 2 समय से इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हुए, बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया, अब इंटरेस्ट रेट घटने लगेंगे, बाजार दोस्तों दौड़ने लगेगा, राइट। तो बाजार इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट करता है, कन्वर्सली हाई इंटरेस्ट रेट में लीड टू रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइट, यही मैंने बात कही, एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्टिंग स्टॉक प्राइसेस, राइट। तो इंटरेस्ट रेट कब डिक्लेयर होते हैं दोस्तों, कौन डिक्लेयर करता है दोस्तों? जैसा मैंने यहां पे बताया है दोस्तों कि यूएस में फेडरल रिजर्व, जिसे हम फेड कहते हैं, वो तय करती है कितना इंटरेस्ट रेट हो। यूरोपियन यूनियन में दोस्तों द यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी सेट करती है इंटरेस्ट रेट। यूनाइटेड किंगडम में बैंक ऑफ इंग्लैंड, और हमारे भारत में आरबीआई, आरबीआई की एमपीसी मीट होती है दोस्तों, और इस मीटिंग में तय किया जाता है, वो देखते हैं दोस्तों महंगाई कैसी बढ़ रही है, उन डेटा के आधार पे दोस्तों वो लोग इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, और उसकी इफेक्ट फिर आपके ईएमआई पे पड़ती है, राइट। इसके अलावा दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, इसके साथ दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी दोस्तों बड़े काम की चीज है। सीधी बात है, आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर बेरोजगारी का दर ऊंचा होगा तो क्या बाजार अच्छा चलेगा? कैसे चल सकता है? बेरोजगारी का दर ऊंचा मतलब लोग कमा नहीं रहे हैं, लोग कमा नहीं रहे, स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे, कंपनियां नहीं चलेगी, कंपनियों का बिजनेस नहीं होगा, तो जितना अनएम्प्लॉयमेंट का दर नीचे, उतना दोस्तों इकोनॉमी जबरदस्त बढ़े। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स the percentage of the workforce that is unemployed and actively seeking employment, right? Low unemployment rate can indicate a strong economy, बराबर, यही मैंने बात कही दोस्तों आपको। हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, यार हम कमाएंगे ज्यादा, ज्यादा खर्चा करेंगे, राइट, एंड इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट विच कैन सपोर्ट स्टॉक मार्केट ग्रोथ। ओवरऑल हाई अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी बात नहीं है, लो अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी बात है, हाई एम्प्लॉयमेंट अच्छी बात है, बराबर कि नहीं, राइट। अब ये दोस्तों किधर से पता चलेगा? हाउ कैन आई नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? दोस्तों यूएस में यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक यानी पीएलएस, ये दोस्तों मंथली एम्प्लॉयमेंट के रिपोर्ट बताते हैं, तो यूएस के जब ये रिपोर्ट आने वाले होते हैं उसके पहले आप देखोगे बाजार थोड़ा थम जाता है। इंडिया में दोस्तों द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स लेबर स्टैटिस्टिक एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा, राइट फ्रेंड्स। एम्प्लॉयमेंट के डेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, ईपीएफ से भी पता चलता है लोग ज्यादा एम्प्लॉय है कि लोग नहीं है, ईपीएफ के डेटा बढ़ना पॉजिटिव है, ईएसआई भी यही ट्रिगर करता है, पीएलएफएस भी ट्रिगर करता है दोस्तों।
तो ये कुछ डेटा 22 और 20 तारीख को आपको मिलते हैं 50-52 दिन के लैग। किधर पब्लिश होंगे? labor.government की दोस्तों वेबसाइट, बराबर। अब और एक डेटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो मैं कैसे कहूं कि कंज्यूमर को हाई कॉन्फिडेंट है? कब कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करे ये मुझे पता चले। जितना ज्यादा कंज्यूमर स्पेंड करेगा उतना ज्यादा मेरी कंपनीज की धंधे बढ़ेंगे। सो द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट द सेंटीमेंट of consumers regarding their financial well-being and their willingness to spend, right? High consumer confidence often lead to increased spending and economic growth, positively affecting the stock market, right? मैं कैसे जानूं लेकिन कोई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आई है कि नहीं है? दोस्तों ये जानने के लिए उसके कई सब डेटा मिलते हैं कि मेरे को कैसे पता चले कंज्यूमर कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, राइट? तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, सीसीआई इंडेक्स जिसे कहते हैं, ये पब्लिश होता है जो आपको कहता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है। रिटेल सेल्स, दोस्तों सेल्स रिटेल की कब बढ़ती है? जब कंज्यूमर स्पेंड करे। तो रिटेल सेल्स के जो डेटा आते हैं दोस्तों ये भी आपको बताते हैं, राइट, कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है। जनरली रिटेल सेल्स अर्बन डिमांड रिफ्लेक्ट करता है। 2 and 4 व्हीलर सेल्स, यहां पे दोस्तों 2 व्हीलर सेल्स रूरल डिमांड रिफ्लेक्ट करता है। 2 व्हीलर ज्यादा बिकती है, मतलब हम कह सकते हैं रूरल में डिमांड बढ़िया चल रही, राइट। 4 व्हीलर सेल्स अर्बन डिमांड रिफ्लेक्ट करता है। क्रेडिट ग्रोथ, दोस्तों जितनी ज्यादा लोग क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, ये भी तब होता है ना जब आपकी इनकम दोस्तों बड़ी होगी तो आप ज्यादा क्रेडिट लोगे, राइट। तो क्रेडिट ग्रोथ के जो डेटा आते हैं ये आपको बताते हैं दोस्तों कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है। देखो बरसों पहले लोग 20 लाख की होम लोन लेते थे, आज लोग 35 लाख एवरेज की लोन लेते हैं। इसका मतलब क्या? कंज्यूमर की अर्निंग बढ़ रही है तभी तो वो ज्यादा क्रेडिट लेते हैं, राइट। हाउसिंग मार्केट एक्टिविटी ये रिफ्लेक्ट करता है मकान कैसे बिक रहे हैं। जॉब मार्केट इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करता है लोगों को जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये भी तो दोस्तों आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा। यार लोग कमाएंगे तब तो जाके खर्चा करेंगे, राइट। हाउस होल्ड सेविंग रेट, जैसे भारत का हाउस होल्ड सेविंग रेट वैसे भी बढ़िया है एकदम। अब ये हाउस होल्ड सेविंग रेट मान लो और बढ़ने लगे तो ये सीधा रिफ्लेक्शन है कि नहीं कि लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, तो बचत कर रहे हैं, मतलब गुड, राइट। ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। सीडी एंड एनडी, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल, उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनका सेल्स बढ़े, रिफ्लेक्ट करता है कि भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में। तो ये कुछ डेटा है दोस्तों, कई समय पे हम लोग भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, पर आप लोग भी डायरेक्ट देख सकते हो ये सारे डेटा। आने वाले समय में जब आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हो, आप ये सारी बातें सुनने वाले हो। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं दोस्तों, जब वो सुनो तब आ जाओ ये वीडियो पे, अरे ये क्या कहता था, ये क्या काम का, देखो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये काय का इंडिकेटर है, राइट। क्रेडिट डेटा दोस्तों कब आते हैं? अपडेट्स 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ। दोस्तों लैग होता है 51 to 58 डेज का। इधर अपडेट होता है आरबीआई की साइट पे दोस्तों अपडेट होते हैं, राइट। तो क्रेडिट के डेटा बड़े काम के होते हैं, इससे आपको बैंक कैसी चल रही है, फाइनेंस कंपनी कैसी चल रही है, ये भी पता चलता है। क्रेडिट ग्रोथ कम, दोस्तों कोविड के बाद क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया था, तो देखो एडवांस में पता था बैंक्स और फाइनेंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, तो यस आप उम्मीद कर सकते हो बैंक फाइनेंस अच्छे परफॉर्म करेंगे, करेक्ट। ट्रेड बैलेंस, दोस्तों ट्रेड बैलेंस यानी क्या? द ट्रेड बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो दोस्तों सबसे पहली चीज तो एक्सपोर्ट जरूरी है। आप एक्सपोर्ट करोगे तभी तो हम ये मानेंगे जो इंडिया में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाहर माल फेंक रहे हैं। आपको बाहर से पैसा आता है तो ये बड़ा काम लगता है दोस्तों, डॉलर में रुपए आते हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट बड़ा काम का है। आज भारत में दोस्तों सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा है, तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा करता है इसमें, राइट। मैन्युफैक्चरिंग हमारा वीक था, पर अभी कुछ समय से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, और अब ये कहते हैं कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट से ज्यादा ग्रोथ करे। तो एक्सपोर्ट जरूरी है, एक्सपोर्ट करोगे तो हम मानेंगे इंडिया में पैसे आ रहे हैं बाहर से। इंपोर्ट, दोस्तों इंपोर्ट वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो, जैसे आप चाइना से बहुत सी चीज इंपोर्ट करते थे, चाइना के खिलौने आते थे,
चाइना से पूरे मोबाइल फोन्स आते थे। अब ये इंपोर्ट मतलब आप यहां खरीद रहे हो माल, आप पैसा खर्च रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कोई और कहीं और मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट चाइना में मिल रहा है, पैसा इधर खर्च रहे, पैड। तो इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो हम ट्रेड डेफिशिट उसे कहते हैं। जैसे आज चाइना के साथ हमारी ट्रेड डेफिशिट है, वो जितना माल फेंकते हैं इंडिया में उतना लेते नहीं है, तो दैट इज नॉट गुड, राइट। अब हम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे पर माल उनका लेंगे तो किधर काम चलेगा दोस्तों, राइट। अब इंपोर्ट डिक्रीज हो जाए वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्यों मैं कहता हूं इंपोर्ट डिक्रीज कब होता है? दो कारणों से। या तो हम खुद सक्षम हो गए प्रोड्यूस करने में, तो ये तो अच्छी बात है। पर दूसरा, अगर इंपोर्ट डिक्रीज होता है कंजप्शन की वजह से, लोगों की इनकम कम हो गई, लोग कम खर्चा कर रहे, तो इंपोर्ट डिक्रीज हो सकता है। दैट इज नॉट गुड, राइट। तो इंपोर्ट बढ़ने पे भी ये दो इंडिकेटर होते हैं। कभी कभार हमारे पास पैसे बहुत होते हैं और हम बहुत माल खरीदते हैं, इंपोर्टेड माल, तो ये कोई बुरी बात नहीं। पर पहली प्रायोरिटी इंडियन माल को देने की, मेक इन इंडिया पे पहला ध्यान दो दोस्तों। तो क्या है, कंट्री का ट्रेड बैलेंस प्रॉपर रहता है, राइट। अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्गर करेंसी। हम बहुत बार बोलते हैं डॉलर के सामने रुपया वीक है, डॉलर के सामने रुपया वीक है। अरे भाई, पर हम हमारा 100 रुपए में से ज्यादातर रुपया अगर फॉरेन की कंपनियों का खरीदेंगे तो ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ना आपका रुपया स्ट्रांग होगा, राइट। तो पहले हमें सुधरना है, हम भी कुछ करेंगे। देखो कंट्री तो कर ही रही है। और दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़ना आपके स्टॉक मार्केट के लिए भी दोस्तों जबरदस्त पॉजिटिव है, राइट। उदाहरण देखे होंगे, जैसे डिफेंस में हमने ये तय किया कि भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट बहुत करने वाले हैं, राइट। तो इससे डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। कई सेक्टर है जिनको पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट दिए गए, जो प्रोडक्ट अब तक हम चाइना से लाते थे, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों। सो ट्रेड बैलेंस भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, राइट। देन इट कम्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। दोस्तों देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो वो बाजार के लिए अच्छा नहीं। एक सरकार आई, उसने बोला हम ये खर्चे करेंगे, फिर उन्होंने कुछ आगे कदम लिए, आपने सरकार बदल दी, फिर वो पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम वो सब नहीं करेंगे क्योंकि वो पुरानी सरकार था, हम तो हमारी चीज करेंगे। फिर नई 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 पॉलिसीज, फिर आपने सरकार बदल दी, अब पुरानी चीजें चली गई। दोस्तों हमेशा स्टेबल पॉलिटिकल, हमेशा दोस्तों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके देश को आगे ले जा सकती, राइट। आपने देखा होगा हम जबरदस्त वीक हो गए थे जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वीक थी। दोस्तों पॉलिटिकल हम स्टेबल हुए, देखो आपका बाजार भी दौड़ने लगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल करती है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो जो करप्शन को बूस्ट करे, तो आपको क्या लगता है बाजार के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों। ब्लैक मनी होता है और बाजार में तो व्हाइट मनी होता है, राइट। कितनी बार ऐसा सुना कि भाई हाँ कैश में भी शेयर खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, राइट। अब अगर फेवरेबल पॉलिसीज आएगी, जैसे आपने देखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार फोकस कर रही है, पीएलआई स्कीम, दोस्तों हमने हमारा बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस के रैंकिंग सुधारे, तो ये सारी वो चीजें हैं दोस्तों जो आपके शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव। तो दोनों चीजें जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जरूरी है दोस्तों, राइट। इनके अलावा और क्या होंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर? हाँ देखो, गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं वो आपको किधर से पता चलेगा? वो तो आप ही तय करते हो, है ना, वोट देके। नाउ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही जरूरी इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया आज एक दूसरे के साथ दोस्तों जुड़ी हुई है। वो रशिया यूक्रेन की वॉर से हमको क्या लेना देना, ये चाइना यूएस झगड़ता है हमको क्या लेना देना, ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्रेड सबके साथ होते हैं दोस्तों। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जितनी स्टेबल होती है उतने बाजार को वेग मिलता है क्योंकि ट्रेड अच्छे होते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी इज इंटरकनेक्टेड and events in other countries can have ripple effect on stock market। दोस्तों जब युद्ध हुआ, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए थे दोस्त, राइट। तो उससे क्या हुआ, अब आपको फर्टिलाइजर तो चाहिए ही होगा, नहीं तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, राइट। तो सरकार को फिर उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे युद्ध हुआ, तो अपना तो ज्यादा खर्चा हुआ कि नहीं, राइट। फैक्टर्स लाइक इंटरनेशनल ट्रेड, जियो पोलिटिकल टेंशन, अंदर अंदर झगड़े चलते रहते हैं ना, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इंपैक्ट स्टॉक प्राइसेस, राइट। इस पे भी दोस्तों ध्यान दे सकते हैं। इंडस्ट्री एंड सेक्टर परफॉर्मेंस, ये क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक कंडीशन कैन अफेक्ट इंडस्ट्रीज
and sectors different. For example, consumer good may perform well during economic downturn as people prioritize essential purchases, while technology companies might thrive during period of innovation and growth. दोस्तों सिंपल सी बात है, जब कोविड आया तब आपने देखा होगा ब्रिटानिया मस्त चल रहा था, नेस्ले मस्त चल रहा था, क्योंकि लोगों ने भर भर के ब्रिटानिया के मारी बिस्किट ले लिया ना, मैगी लेके आ गए। तो एफएमसीजी में प्रॉब्लम नहीं था, राइट? क्यों? वो आपकी एसेंशियल चीजें है, पर वो टाइम पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ी ना करेंगे, राइट? तो ये होता है दोस्तों कि अलग अलग समय पे कुछ इंडस्ट्रीज परफॉर्म करती है। जैसे जब पूरी दुनिया ग्रोथ पे होती है, कंपनीज टेक्नोलॉजीज पे स्पेंड करती है, जिससे आपके टेक्नोलॉजी के सेक्टर को दोस्तों बूस्ट मिलता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट सेंटिमेंट, दोस्तों शेयर बाजार भी रिफ्लेक्ट करता है। जब आपका बाजार हाई पे हाई लगा रहा होता है तो कुछ तो है, इकोनॉमिक अच्छी एक्टिविटी चल रही है, तब जाके बाजार परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मूड एंड एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स। क्यों 2008 में टूटा था बाजार? मार्केट सेंटीमेंट बुरा था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं थी, राइट? क्यों अभी बाजार तेजी कर रहा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी। सो पॉजिटिव सेंटीमेंट कैन लीड टू बुलिश मार्केट, while negative sentiment can result in doom, bearish market, right? तो बाजार के सेंटीमेंट भी दोस्तों ट्रिगर करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमने देखे दोस्तों अभी। वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग डेटा, देखिए ना हमने आईआईपी डेटा, वो क्या है? यही है, रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग प्रोवाइड इंसाइट इनटू द हेल्थ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स of the economy and can influence investor decisions। दोस्तों ऐसे कई डेटा हम लोग आपको देने ही वाले हैं, दे रहे हैं, पर बहुत सी बार आ रहे हैं नहीं समझ में आया, हो सकता है ना ऐसा। दोस्तों अब जब हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी नफ्स को देखेंगे, राइट? मूल चीज देखेंगे कि भी तुम्हारा धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि धंधा बढ़ने पे आपके शेयर दौड़ने वाले हैं, राइट? सो फर्स्ट रिमेंबर these economic factors are interconnected and changes in one can influence other। तो एक चेंज होने पे दूसरा भी इंफ्लुएंस होता है, राइट? इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन आने से क्या हुआ था? जियो पॉलिटिकल टेंशन आने से कॉमोडिटी के दाम बढ़ गए थे, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो कॉमोडिटी एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं कर रहे थे, तो आपके दाम बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट गिर गए, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखो स्टार्टअप्स ने कैसे सबको नौकरियों से निकाला। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई ये चीजें दोस्त, जब आप देखोगे कुछ इंडिकेटर पॉजिटिव होते हैं, लाइन में सारे इंडिकेटर पॉजिटिव होने लगे, राइट? तो एक समय होता है दोस्तों बुलिश मार्केट, इसलिए कहते हैं व्हेन योर मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर वेल। बेरिश मार्केट तब होता है जब मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स आर नॉट वेल, राइट? सो इन्वेस्टर्स शुड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इकोनॉमिक न्यूज, ट्रेंड्स एंड डेटा रिलीजेस to make informed decisions in the stock market। आपने देखा होगा हमारे अशोक सोनागरा राजकोट के जो है कितने इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके साथ शेयर करते रहते, ये ऑटो के डेटा है ना, ये आईआईपी डेटा। तो सही में मैं बोलूं तो लोगों को ये डेटा में इंटरेस्ट नहीं होता, पर अशोक भाई डिमोटिवेट नहीं होते ना, क्योंकि उनको भी पता है लोगों को वो एमएससीडी ने मूविंग एवरेज में इंटरेस्ट है, और इसीलिए तो वो लोग कमाएंगे नहीं। कमाएगा कौन? जो रियल बिजनेस समझेगा, राइट? सो इट्स ऑल राइट, ये चीजों में लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, आने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियोस इस पे आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, पर यही वो चीजें हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएट करके देने वाले हैं दोस्तों, राइट? सो इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल दिस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट प्ले अ रोल, स्टॉक मार्केट बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, राइट? वैल्यूएशन अच्छे होने पे होता है दोस्तों, बहुत सी बार जीडीपी बहुत बढ़ रहा होता है, पर महंगाई इतनी है, इंटरेस्ट रेट इतने हाई है कि आपका कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, उससे भी बाजार टूटता है, राइट? शांति से धीमे धीमे हम ये सारे इंडिकेटर देखेंगे और इन सबको प्रैक्टिकली अपने जीवन के साथ जोड़ो दोस्तों, प्रेशर से नहीं सीखने का। पर देखो लाइफ में ये सारी चीजें वैसे भी हम लोग देखते हैं, बराबर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है जो हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के डेटा पे बातचीत की, ऐसा नहीं हुआ होगा, बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, सरल होगा, धीमे धीमे सब समझ में आएगा। मैं भी केमिकल का लाइन का व्यक्ति हूं, ये सब तो मेरे लिए भी काम मुश्किल चीजें थी, पर देखो ये सब लाइफ में है, समझने का प्रयास करो। तो थैंक यू वेरी मच।
कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कौन से इंडिकेटर ज्यादा पसंद है। राइट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.